हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2 और आज का अपना पहला टॉपिक है इनर्शिया। तो हेडिंग लगाइए इनर्शिया। आइए समझते हैं सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो उसी स्टेट में रहेगा, उसकी टेंडेंसी होगी, और यदि वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनर्शिया कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to remain in its existing state is called inertia. ओके। बेटा जो इनर्शिया होता है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, दैट मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया जो है मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो वहाँ पे इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यदि हाई मास है तो इनर्शिया भी क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। यदि ऑब्जेक्ट का मास कम है तो इनर्शिया भी क्या होगा बेटा, कम है, क्योंकि इनर्शिया जो होता है वो मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इनर्शिया विल बी लेस। तो नोट कर लीजिए। फिर हम आगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको बताते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ इनर्शिया। Types of inertia. First is inertia of rest. First type है बेटा inertia of rest. Okay. ओके बेटा, हेडिंग चलो इस पर डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच its state of rest the inherent property of object due to which its state of rest cannot change then it is called
इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके बेटा, किसी ऑब्जेक्ट के इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिससे कि वो अपने रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइट। नेक्स्ट टाइप है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इसकी भी डेफिनेशन एज इट इज होगी, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच स्टेट ऑफ मोशन कैन नॉट चेंज, देन इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, इसकी डेफिनेशन द इनहेरेंट property of object due to which its state of motion cannot change, is called its inertia of motion। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप बस में बैठ के जा रहे हैं, बस आपकी रनिंग है, ओके, और बस में अचानक से ब्रेक लगा तो आप जो है आगे की तरफ झुक जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो ये किस तरह का एग्जांपल है बेटा? इनर्शिया ऑफ मोशन का है। इसका एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन का है। ठीक है, लिख लीजिए एग्जांपल। पैसेंजर sitting in the running bus get a jerk, ठीक है, in the forward direction if the bus is suddenly stopped। ये बेटा रहा आपका इनर्शिया ऑफ मोशन का एक एग्जांपल, आप इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है डायरेक्शनल इनर्शिया। थर्ड टाइप है बेटा आपका डायरेक्शनल इनर्शिया। ओके, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं हम लोग। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ an object due to which its direction motion cannot change
comma is called डायरेक्शनल इनर्शिया। आइए मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कि आप किसी व्हीकल में स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में से जा रहे हैं और आपने अचानक से टर्न लिया, व्हीकल ने अचानक से टर्न लिया। आप जो है जिस डायरेक्शन में व्हीकल ने टर्न लिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसा लगता है पीछे की तरफ, ठीक है। ऐसा आपने कभी फील किया होगा, यदि आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और व्हीकल ने अचानक से टर्न लिया तो जिस डायरेक्शन में टर्न लिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम थोड़ा झुक जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल इनर्शिया, ठीक है। नोट कर लो इसको। एग्जाम्पल, a vehicle in motion along a straight line suddenly turns the passenger sitting in it are thrown opposite to the direction of turning. बेटा ये रहा आपका एग्जाम, ठीक है ना, तो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। बेटा हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। ओके, तो लिख लीजिए, एन ऑब्जेक्ट is in state of an object is in the state of rest or motion यहाँ पे एक वर्ड remains लिख लीजिए, an object remains, an object remains in the state of rest or motion until and unless and until an external force acts on it।
ठीक है बेटा, इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। ये आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, आप याद कर लीजिए। इसके एग्जाम्पल जो आपके इनर्शिया के एग्जाम्पल हैं वो भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक है बेटा आपका मोमेंटम। मोमेंटम आप लोग सभी लोग जानते हो, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास टू इट्स वेलोसिटी, P इज इक्वल टू m इंटू वी। लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ is defined as the product of mass of an object to its velocity। उसकी वेलोसिटी से जो मास का प्रोडक्ट होगा वही क्या कहलाएगा बेटा, आपका मोमेंटम कहलाएगा। इसको हम P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, P से। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू m इंटू वी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, तो P इज इक्वल टू m इंटू वी वेक्टर। P इज इक्वल टू m इंटू वी वेक्टर। आइए इसके यूनिट डायमेंशन की बात कर लेते हैं। इसका यूनिट, मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। चलो डायमेंशनल फार्मूला की बात कर लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहते हो तो बेटा आप बोलोगे सर मास केजी m है, ये मीटर पर सेकेंड है, एल टी के पावर -1 है, एम एल टी के पावर -1। ओके, मास का m वेलोसिटी का होता है एल टी के पावर -1, तो एम एल टी के पावर -1 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम नोट कर लो। इसमें 2 पॉइंट और बेटा। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम जो है आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द वेलोसिटी। इट्स डायरेक्शन ऑलवेज along the velocity। ठीक है, नोट कर लो। फिर आगे हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। चलो हो गया, ये हमने पढ़ लिया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आइए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। It states that the time rate of
the time rate of change of momentum of an object is equal to the force acting on it या force applied on it. force applied on it. तो यहाँ से बेटा हम कह सकते हैं कि जो आपका फोर्स होगा टाइम रेट होगा किसका, चेंज ऑफ मोमेंटम का, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये हो गया आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। यदि आपको इंस्टेंटेनियस लिखना है तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे बेटा, डी पी बाई डी टी। क्या लिखेंगे, डी पी बाई डी टी। नोट कर लीजिए, ये है आपका सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट। नोट कर लिया, ठीक है। इसका मैथमेटिकल जो है फार्मूलेशन देखते हैं, ओके। इसको क्या बोलते हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देखते हैं। चलो, आप जानते हो कि F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी पी बाई डी टी, और P इज इक्वल टू अभी आपने पढ़ा मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन m इंटू वी, दो टर्म है तो u इंटू वी का आप डिफरेंशिएशन जानते होंगे। फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। आइए इसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी टी प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, आपका क्या है बेटा, एफ है। क्या है, एफ है। जरा बताइए डी वी बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं, डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन। क्या लिखते हैं बेटा, एक्सेलरेशन। अच्छा, मास हर एक ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है। यदि आप मास को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एम इंटू ए बेटा। चलो नोट कर लो। नोट कर लिए। और न्यूटन सेकेंड लॉ में एग्जांपल देखना चाहे तो हम क्या देख सकते हैं, जैसे कार जा रही है और आपने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है। तो इस तरह का जो एग्जांपल होता है वो न्यूटन सेकेंड लॉ में आ सकता है, क्योंकि देखिए उस कार जा रही है, उसका मोमेंटम उसमें अच्छा हो रहा है क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी। आपने ब्रेक अप्लाई किया तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसमें एग्जाम्पल हम ऐसे लिख सकते हैं। इस एग्जाम्पल सेकेंड लॉ का यदि लिखना चाहे तो, a car stops due to applied brakes। इसके मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा विथ टाइम। ये F इज इक्वल टू एम इंटू ए है, तो हम इसको यदि x की डायरेक्शन में लगाना चाहें तो मास इंटू एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। यदि आप Fy लिखना चाहोगे तो मास इंटू y की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन।
एफ जेड लिखना चाहोगे तो मास इंटू जेड की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। नोट कर लो बेटा। समझ आ गया? तो ये था आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलो आगे चलते हैं, इस पे एक सवाल करते हैं बेटा। क्वेश्चन लिखो। एन ऑब्जेक्ट of mass 2 kg its velocity v is equal to 2t square I cap 2t square I cap plus 5t j cap प्लस 10 के कैप गिवन है टी स्क्वायर। ये आपका है मीटर पर सेकेंड, राइट? मीटर पर सेकेंड। फाइंड फर्स्ट फोर्स ऑन इट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड का सेकेंड है आपका एवरेज फोर्स फ्रॉम टाइम इंटरवल t is equal to 0 second to t is equal to 5 from in time interval पहला है फोर्स ऑन इट एट t is equal to 2 सेकेंड एंड सेकेंड है आपका एवरेज फोर्स इन द टाइम इंटरवल t is equal to 0 सेकेंड टू t is equal to 5 सेकेंड का, राइट? चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो एट t is equal to 2 सेकेंड और आप जानते हो कि f is equal to क्या होता है बेटा? dp by dt, dp by dt, ठीक है? तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा बेटा? आप बोलोगे सर हमें सबसे पहले मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? मोमेंटम। देखो मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो m इंटू वी होता है आपका मोमेंटम। मास कितना है? 2, वेलोसिटी कितना है? 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 5t जे कैप प्लस 10 के कैप बेटा, राइट? 10 के कैप मल्टीप्लाई कर लो बेटा, फिर हो जाएगा 4t स्क्वायर आई कैप प्लस 10t जे कैप प्लस 20 के कैप। ये आपका क्या हो गया? पी वेक्टर, ये वेक्टर बेटा, ठीक है ना? अब फोर्स फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लोग सर कौन सी बड़ी बात है, इसको तो अभी तुरंत ही डिफरेंशिएट कर देंगे 1 मिनट में। टी पी बाई डी टी, चलो 4 टू जा कितना हो जाएगा? 80 आई कैप, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन तो आता है ना आप लोगों को। 4 टू जा 80 आई कैप, 10 टी का 1 हो गया तो ये 10 जे कैप। ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया, इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? तो कितने सेकेंड पे पूछा है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पे रख दे बेटा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपका आ जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 8 इंटू 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है? फाइनली आपका आंसर आ गया 16 आई कैप प्लस 10 जे कैप बेटा, 16 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। नोट कर लो। यूनिट क्या आएगा बेटा? न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया बेटा। चलो इसका सेकेंड पार्ट लिखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा बेटा आपको, एवरेज फोर्स पूछा है। तो एवरेज फोर्स के लिए आप क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है, किसी टाइम इंटरवल में होगा। तो डेल्टा पी क्या होगा बेटा आपका, चेंज इन मोमेंटम कितने सेकंड पे है, पहले 5, इनिशियल कितना है 0, तो पी 0 डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना होगा 5 माइनस 0। समझ आया, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम आपका। तो अब मोमेंटम हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था ना, कितना आया था, पी वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास आ गया था 4t² आई के प्लस 10t जे के प्लस 20 के, यही तो आया था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, आप लोगों ने लिख रखा होगा। चलिए अब हम सबसे पहले P5 फाइंड करते हैं। P5 का मतलब है यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा बेटा, t इज इक्वल टू 5 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 रखो, तो 4 इंटू देखो 4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू आई के प्लस 10 इंटू 5 इंटू जे के प्लस 20 के बेटा। इसको सॉल्व कर लो तो P5 आ जाएगा। देखो 5 5 या 25 4 जा 100 हो गया, 100 इंटू आई कैप, ये हो गया आपका 50 इंटू जे कैप, राइट, और ये हो गया आपका 20 इंटू के कैप बेटा। इसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, P0 फाइंड करेंगे। P0 का मतलब है यहाँ पे जहाँ पे टाइम 0 है, बस 0 को, तो 0 हो गया पहला, सेकंड भी 0 हो गया, और थर्ड आपका 20 के कैप। तो P0 कितना हो गया 20 के कैप। इन सभी वैल्यूज को इसमें रखो। P5 कितना है आपका, तो आपके पास आ जाएगा F एवरेज इज इक्वल टू 100 आई कैप प्लस 50 जे कैप प्लस 20 के कैप माइनस ये आपका है 20 के कैप डिवाइडेड बाई 5। 20 के कैप से 20 के कैप कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप न्यूटन आ गया आपका एवरेज फोर्स आ गया। क्या आ गया आपका एवरेज फोर्स आ गया। चलो नोट कर लो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। हो गया बेटा, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आप लोग इस लॉ को जानते ही होंगे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वलेंट अपोजिट रिएक्शन। लिख लीजिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज an equal and opposite reaction। ये हो गया इसका स्टेटमेंट। बट इसके लिए कुछ कंडीशन को भी फॉलो करना जरूरी होता है। वो कंडीशन कौन कौन सी है मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। अगर इन सब कंडीशन को ही फॉलो करेगा तो ही आप एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हो, ठीक है। वहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन पेयर वैलिड है। पहला, नेचर ऑफ फोर्सेस शुड बी सेम। नेचर ऑफ फोर्सेस शुड बी
सेम। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एक उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, ये इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, नेचर ऑफ फोर्सेस अलग अलग नहीं होने चाहिए। चलो भाई, सेकंड है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लगने चाहिए। ठीक है ना, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए किस पे होना चाहिए, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। सेकंड हो गया आपका। थर्ड है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस शुड बी सेम, उन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड भी क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस शुड बी सेम। एंड फोर्थ है आपका एक्शन रिएक्शन will occur, action reaction will occur simultaneously। ठीक है बेटा, इन सभी कंडीशन को यदि फॉलो करेगा तो आप उसको कह सकते हैं कि वहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वैलिड है और एक्शन रिएक्शन पेयर है, फोर्सेस जो है एक्शन रिएक्शन पेयर में है। नोट कर लो इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि किसी गन से बुलेट को आप फायर करते हैं तो वो भी किसका एग्जांपल होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल होता है। ठीक है, और ये कह सकते हो कि जैसे सन और अर्थ के बीच का लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी किसका एग्जांपल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही। ठीक है, तो नोट कर लो एग्जांपल। एग्जांपल फर्स्ट, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन। ठीक है ना, देखो किसी गन से बुलेट निकलती है तो जितनी तेजी से वो पीछे आगे जाती है, पीछे की तरफ थोड़ा सा हल्का फोर्स लगता है तो गन पीछे की तरफ आती है। तो एक इसका एग्जांपल हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन। एंड सेकेंड एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, सन अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगाएगा और अर्थ सन पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगाएगा। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आज के लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा और इनर्शिया के बारे में पढ़ा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।